नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आइए गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब चाय वाला के बेटा नहीं थे 2014 में, तो चाय वाला का बेटा हो गए। 5 साल के बाद अब दूसरा नारा आ रहा है, चौकीदार है, ताकि देश के जनता थानेदार है। भाजपा में अगर हम चले जाते हैं तो हम राजा हरिश्चंद्र होते हैं। जिस प्रकार से डायनासोर्स इस संसार से गायब हुआ था, वैसे ही वो और उनकी पार्टी गायब हो जाएगी। आरजेडी नेता राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी का ये सबसे बड़ा विस्फोटक इंटरव्यू आज रात 9 बजे आप देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरे मोर्चे का चेहरा बनना चाहते थे। नेटवर्क 18 ग्रुप के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में जेडी ने उनका प्रस्ताव नहीं माना। इसके बाद नीतीश कुमार कांग्रेस में जेडीयू का विलय करने को भी तैयार हो गए थे। देखिए राहुल जोशी के साथ तेजस्वी के इस बड़े इंटरव्यू का एक अंश। आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी एक प्रस्ताव लेकर आपके पास आया। आपने बोला भी कि शायद 5-6 बार आप लोगों से मिले और वो प्रस्ताव आपके सामने रखा। इस पर काफी चर्चा हुई है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि ये प्रस्ताव था क्या, थोड़ा सा इसको विस्तार में बताएं। हमारे पिता ने एक किताब लिखा है, किताब का नाम है गोपालगंज टू रायसीना। उस किताब में एक अंश है जहां इसका जिक्र किया गया है कि मात्र 6 महीने के अंदर ही पता नहीं नीतीश चाचा को क्या हुआ कि वो फिर से यहां आना चाहते थे। कई बार नीतीश जी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, काफी चर्चा में भी है, हम किसी का नाम नहीं करके वो नहीं करेंगे। वो भी बेचारे क्या करते हैं अगर भेजा जा रहा है तो। आज जहां से भेजा जा रहा है वही चुप्पी साधे हुए हैं, इनको आगे किया गया है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि किताब में लिखी हुई जितनी बातें हैं 100% सही है। कई बार हमसे मुलाकात हुई, हमारे पिता से मुलाकात हुई, और हम लोगों ने जब रिफ्यूज कर दिया तो ये जो प्रस्ताव है कांग्रेस पार्टी के, मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली राहुल गांधी जी या उस नेतृत्व पे गया होगा। हो सकता है जो नीचे का जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, जहां तक वो पहुंच सकते थे वहां तक वो पहुंचे हैं और एक प्रस्ताव दिया गया। जब ये रिफ्यूज कर दिया गया तो ये प्रस्ताव में था कि लालू जी को मना दीजिए, हम इस्तीफा दे देंगे, और इस्तीफा देने के बाद आरजेडी और कांग्रेस हमको जो है ट्रस्ट वोट में समर्थन दे दे, और ठीक 10 दिन बाद हम कांग्रेस में मर्ज कर जाएंगे। ये बात, मर्ज वाली बात हमको नहीं बताई गई, कांग्रेस को बताई गई। तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं से ये चारा फेंकने का काम किया गया। पर आप ये कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव था उसमें दोनों पार्टी साथ में मर्ज होके एक ज्वाइंट उसमें चुनाव लड़ें, आप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, और वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टीरियल फेस हो सकते थे, एक ज्वाइंट कंबाइंड ऑपोजिशन के। प्राइम मिनिस्टरियल वैसी बात नहीं, पहले कोशिश आरजेडी में हुआ कि आप लोग समर्थन कर दीजिए, अगर कोई थर्ड विकल्प अगर कोई होता है तो उसमें हमको चेहरा आगे कर दीजिएगा। यहाँ से रिफ्यूज हो गया। हम लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ थे, हमेशा रहेंगे। हम लोग जहाँ रहते हैं निष्पक्ष भावना से रहते हैं और मजबूती के साथ रहते हैं। जब यहाँ से जो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तब वो कांग्रेस के पास कांग्रेस में मर्ज करने वाली बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का महागठबंधन बन सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले राज्यों के स्तर पर एकता बनी है और ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ आए तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो आपका महागठबंधन है ये हर जगह अलग अलग है? उत्तर प्रदेश में कोई अलग गठबंधन है, यहाँ अलग गठबंधन है, नवीन पटनायक जी कुछ अलग कर रहे हैं, ममता कुछ अपना कर रही हैं। तो क्या आपको चुनाव के पहले, पोलिंग के पहले आप सबको साथ में आना चाहिए था? और अगर ये ऐसा नहीं हो पाया तो ये किसका फेलियर मानते हैं आप? देखिए, सब लोगों का प्रयास रहा कि सब लोग एक मंच पे आए। कम से कम इतना ज़रूर हुआ कि सब लोग आपस में मिलने लगे और बैठने लगे। और जहाँ कई ऐसे राज्य थे जहाँ की ऑपोजिशन एकजुट नहीं थी,
आप अगर यूपी देख लीजिए, कोई सब बसपा जो है साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, वहाँ गठबंधन बना हुआ है। ठीक है, एक नेशनल लेवल पे उस हिसाब से नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों की कोशिश अभी भी जारी है। हो सकता प्री पोल नहीं हो पाए, लेकिन पोस्ट हो जाए। बट इतना बहुत ज़रूरी था जो हो गया। कम से कम इतना तो हुआ कि राज्यों में जितने ऑपोजिशंस थी वो एकजुट है, तो ये बड़ा टैक्टफुली हुआ। गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब चाय वाला के बेटा नहीं थे 2014 में, तो चाय वाला के बेटा हो गए। 5 साल के बाद अब दूसरा नारा आ रहा है, चौकीदार है, ताकि देश के जनता थानेदार है। भाजपा में अगर हम चले जाते तो हम राजा हरिश्चंद्र होते। जिस प्रकार से डायनासोर्स इस संसार से गायब हुआ था, वैसे ही वो और उनकी पार्टी गायब हो जाएगी। अभी पूरा इंटरव्यू किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव के दावे का खंडन किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी से मर्जर का मतलब है जेडीयू का मर्डर करना। एनडीए का गठबंधन ठीक से काम कर रहा है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के बीच में सब कुछ ठीक है। तीनों पार्टियों के नेता इकट्ठे कैंपेन कर रहे हैं। इसलिए कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बीजेपी और जेडीयू में विवाद बढ़ाने के लिए ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं। किसी भी स्टेज पर कभी भी पार्टी का महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के नाते मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि आरजेडी के साथ कभी मर्जर का कोई प्रस्ताव नहीं था। आरजेडी के साथ मर्जर का मतलब है जेडीयू का मर्जर। इधर कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने भी नीतीश कुमार पर दिए तेजस्वी यादव के बयान को पर कहा है कि नीतीश कुमार ने खुद ही अपनी विश्वसनीयता खोई है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता अपने आप ही खोई है, और राजनीति में विश्वसनीयता बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब गठबंधन हुआ उसकी वजह से नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद बीजेपी की गोद में बैठ गए। डीएनए पे सवाल हुआ बिहार के, उस पर भी वो खामोश रहे। कहा करते थे कि आरएसएस मुक्त भारत पर काम करूंगा, उस पर भी फिर उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। ये बात निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी के साथ एक बातचीत करना चाहते थे नीतीश कुमार जी, लेकिन हम अपने एलाई को छोड़ नहीं सकते थे, और हम चाहते थे कि दोस्ती जो होती है वो बहुत ही सकारात्मक है और दोस्ती पवित्र होनी चाहिए। और अब एक और अहम खबर, अगर आप जेट एयरवेज के विमान से यात्रा करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। पैसे की भारी तंगी से जूझ रहे जेट एयरवेज के पायलटों ने कल से काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। खबर पर और डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन, जेट को उबारने के लिए एक तरफ तो सरकार जेट मैनेजमेंट से लगातार बैठ के बात कर रही है, और इन सब के बीच पायलटों की उड़ान नहीं भरने की धमकी। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, अगर अभी की बात करें तो लगभग पूरी तरह से ज़मीन पर आ चुका है जेट। उसके पास अभी सिर्फ 7 प्लेन्स हैं जो फ्लाई कर रहे हैं, और वो भी कल से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जेट के पायलट्स हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वे कल से काम पर नहीं जाएंगे। कल से बजाय जो प्लेन फ्लाई करने के वे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। नेशनल एविएटर्स गिल्ड जो पायलट्स का एसोसिएशन है उसने एक फैसला लिया है सभी से बातचीत करने के बाद, और कल दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह प्रोटेस्ट किए जाएंगे, लेकिन पायलट्स उड़ान नहीं भरेंगे। अभी की जो स्थिति यह है वो ये है कि जो एडवांस बुकिंग है वो भी जेट पर पूरी तरह से रोक दी गई है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पहले ही अनिश्चित काल तक के लिए रुकी हुई थी, तो अभी जेट की गतिविधि हम कह सकते हैं लगभग पूरी तरह से रुकी हुई है। जो समस्या है, जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने बुकिंग करा ली थी, जिन्हें कैंसिलेशन करवाना है, जिनके कैंसिलेशन हो चुके हैं, उनको रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार का कहना है, डीजीसीए का कहना है कि जेट को कड़े रूप से आदेश दिया गया है कि आप तुरंत रिफंड करो या फिर ऑल्टरनेट फ्लाइट की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन जो अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, लोग एयरपोर्ट्स पे फंसे हुए हैं, कई बार एयरपोर्ट जाके उन्हें पता चलता है, ये दिक्कत आ रही है। ये भी खबरें आ रही हैं कि जो जेट के पायलट्स हैं वो बाकी एयरलाइंस में 30 से 40% सैलरी कट लेने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जेट के लिए, क्योंकि कल लेंडर्स की मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग के बाद लेंडर्स और जेट मैनेजमेंट के बीच बातचीत होगी।
जो समस्या है 1500 करोड़ का जो वादा किया गया था वो कब रिलीज किया जाएगा, क्योंकि जो पूरी बोली लगाने की प्रक्रिया है उसमें अभी थोड़ा वक्त है। इस महीने के आखिर तक की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक जेट कैसे उड़ेगा इसको लेकर समस्या है। और अगर कल कोई लैंडर्स एक तरह से कमिटमेंट नहीं करते हैं पैसे को रिलीज करने का, तो ये जो जेट संकट है ये और ज्यादा गहरा जाएगा। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका। तो जेट एयरवेज पर संकट घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, खास करके यात्रियों के लिहाज से अगर आप बात करें तो। बढ़ते हैं चुनावी खबरों की ओर एक बार फिर से। पहले चरण की वोटिंग के बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गरमा दिया है। कई बड़े विपक्षी दलों की आज दिल्ली में बैठक हुई जिसमें ईवीएम पर सवाल उठाए गए। दलों ने ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। बैठक में करीब 6 विपक्षी दलों ने शिरकत की थी। दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से वोटिंग की वकालत की है। हमें मतदाता पे विश्वास है, मशीन पे विश्वास नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस पे रोक क्यों डाल रही है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चाहती कि वीवीपैट काउंट होना चाहिए 50% तक? और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं और ईवीएम खराब होने को सीधे सीधे बीजेपी की साजिश बताया है। ईवीएम एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है, छोटी सी माइक्रोचिप है उसके अंदर, तो खराब हो नहीं रही है। ईवीएम का खराब होना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन बन गया इस देश के अंदर। ईवीएम खराब की जा रही हैं, जानबूझ के ईवीएम खराब की जा रही हैं। ईवीएम खराब की जा रही हैं वोटर्स, ऑपोजिशन के वोट को सप्रेस करने के लिए। ईवीएम खराब की जा रही हैं भाजपा को वोट डलवाने के लिए। और अब चलें अपनी खास पेशकश चुनाव यात्रा में। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव 18 अप्रैल को होने हैं। यहां जब चुनाव आते हैं किसी ना किसी बहाने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुद्दा बन ही जाता है। कैराना उपचुनाव के वक्त जिन्ना की तस्वीर पर विवाद हुआ था और इस बार अलीगढ़ के सांसद सतीश कुमार गौतम ने यूनिवर्सिटी के नाम से मुस्लिम शब्द हटाने की मांग कर दी है। चुनावी माहौल में क्या सोच रहे हैं एएमयू के छात्र, आइए देखते हैं। अपनी चुनाव यात्रा में हम आ गए हैं अलीगढ़ और इस वक्त मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ठीक सामने हूं। और ये जो कैंपस है, चुनाव कभी भी हो, भले ही यहाँ पे 80% से ज़्यादा छात्र बाहर के हों, लेकिन हर चुनाव में यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी एक मुद्दा बनती है। क्यों बनती है? यहाँ के जो खासतौर से एमपी हैं उनके पास कोई खास ऐसा टैलेंट है नहीं कि जिसके अपने टैलेंट की वजह से वो सुर्खियों में रहें। तो वो सस्ती शोहरत के मतलब अलीगढ़ को टारगेट अपने उल्टे सीधे बयानों के जरिए करो और शोहरत हासिल करो। जैसे अब इन्होंने हाल ही दिनों में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम वर्ड हटा देना चाहिए। क्या कहीं आपको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग को खास तौर पे टारगेट किया जाता है, छात्रों को टारगेट किया जाता है? चूँकि यहाँ पे मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है और एक अच्छे खासे मुसलमान यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनका यही मतलब बेसिक चीज़ यही होती है कि यहाँ पे टारगेट करेंगे तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा सारी चीज़ें। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, हमें बहुत ही गर्व है। इतनी कंट्रोवर्सी रहने के बावजूद 7 स्टूडेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्टडी किए हैं, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है। पिछले चुनावों की अगर मैं आपको याद दिलाऊं, बड़ा मुद्दा था यहाँ पे जिन्ना की तस्वीर। यहाँ कैराना चुनाव हुआ था तो वहाँ पर लोगों ने खुलकर बात की कि चुनाव जिन्ना पे होगा या गन्ना पे होगा। तो वहाँ चुनाव जिन्ना नहीं, जिन्ना हारे थे, गन्ना जीता था, एक बात। दूसरी बात, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन्ना का मसला है, हम आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैसियत साबिक नायब सदर और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से एक बात बता देना चाहता हूँ। और बार बार हम लोग ये कहते, अगर हम जिन्ना को फॉलो करते तो 47 में हम जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए होते। तो हमने जिन्ना को रिजेक्ट किया, हमने गांधी को अपनाया। जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब ये सरकार भाजपा आई यहाँ पे तो इसका मुद्दा यही था कि रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, एजुकेशन, सब चीज़ का। एजुकेशन बजट घटाया गया, यूनिवर्सिटीज़ का ग्रांट कम किया गया और जो एजुकेशन की जड़ है हम यूनिवर्सिटी है, इस पे बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये किसने करी? बीजेपी ने करी। जो भी सरकार आती है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मेरा उनसे यही गुजारिश है कि वो आके सबसे पहले एजुकेशन, रोज़गार, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पे बात करें, ना कि कम्युनलिज्म के बारे में, ना कि हिंदू मुसलमान के बारे में, ना कि
जात धर्म के बारे में। इलाके का जो बेहतर कैंडिडेट है आप उसको चुने, ना कि आप मोदी को चुने, ना कि आप राहुल गांधी को चुने। तो अपनी राजनीति का अखाड़ा यूनिवर्सिटी को ना बनाएं, ये कहना है यहाँ के छात्रों का। इनका कहना है कि वे चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को बचाया जाए, जबकि जो राजनीति हो रही है वो अधिकतर कम्युनल लाइंस पे हो रही है और जिससे खुद इनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। रोहन सिंह, अलीगढ़। IMF के मंच से RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गरीबी दूर करने का शक्तिशाली फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीबी हटाना है तो 8% ग्रोथ जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने आगे के लिए बड़े संकेत देते हुए कहा है कि तेज ग्रोथ के लिए कुछ अलग सोचना होगा। डिटेल्स के साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय जुड़े हैं। लक्ष्मण जी, RBI गवर्नर ने जो बयान दिया है उसमें क्या क्या खास बातें आपको दिखती है? देखिए, जो गवर्नर साहब ने कहा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर दुनिया में आर्थिक संकट आया, उसने कई सारी खामियां उजागर की। उनमें से एक महत्वपूर्ण खामी ये थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी हम अपनाते हैं उसमें अब बदलाव की जरूरत है। जो परंपरागत तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते हैं, फैसला लेते हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। और दूसरी बात, उनका साफ तौर से इशारा यह था कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो मौजूदा समय की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करे, निवेश को बढ़ावा दे, जो तरक्की आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं उसमें बढ़ावा दे। परंपरागत तरीके से हम जो 10 बेसिस पॉइंट 15 बेसिस पॉइंट कटौती करते हैं उसकी बजाय हमें एक दूसरे रास्ते से नए नजरिए से पूरी चीजों को सोचना पड़ेगा। अगर सेंट्रल बैंक ये कहता है कि अभी हालात बहुत अच्छे नहीं है फिर भी हम कंजर्वेटिव होकर के 10 बेसिस पॉइंट या 15 बेसिस पॉइंट कटौती कर रहे हैं, तो इनका मानना है कि 10 बेसिस पॉइंट और 15 बेसिस पॉइंट की कटौती से कोई फायदा नहीं होता, उल्टे नुकसान होता है। एक तरफ से इशारा है कि अब एक नए तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी सोचना होगा। जब भी हम डिसीजन लें, कुछ बड़ा डिसीजन ले, कुछ बड़ी कटौती करें ताकि उसका सीधा सा फायदा जमीन पर दिखे, निवेश पर दिखे और विकास पर दिखे। हालांकि एक आइडिया के तौर पर वहां उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रखा IMF में, और इस आइडिया के कई लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने काफी सराहना भी की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें अगर बदलाव करने की तरफ कदम खुद शक्तिकांता दास बढ़ाते हैं तो कई सारे बेंचमार्क है जिसमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था के मापदंड तय किए जाते हैं। पूरी दुनिया में एक कई सारे बेंचमार्क तय किए गए हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के इस मौजूदा तरीके में बदलाव किया जाता है तो उस बेंचमार्क में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हाइलाइट्स बताने के लिए। और इधर महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एनालिसिस के मुताबिक पिछले 27 सालों में खाद्य महंगाई दर सबसे कम रही है। 2018-19 में खाद्य महंगाई दर सिर्फ 0.1% बढ़ी। इससे पहले 1999-2000 में खाद्य महंगाई दर 1% के नीचे फिसली थी। खाने पीने की चीजों के सस्ता होने के पीछे बम्पर फसल, कम डिमांड, ग्लोबल मार्केट में कम कीमतें और बढ़े हुए MSP के कम असर को कारण माना जा रहा है। हालांकि क्रिसिल के मुताबिक आने वाले दिनों में खाद्य महंगाई दर बढ़ सकती है। काफी कुछ मॉनसून के हाल पर भी निर्भर करेगा और हमें बड़ी कटौती के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद कल यानी सोमवार को जब आप दफ्तर के लिए घर से निकलें तो हो सकता है कि आपको खराब मौसम का सामना करना पड़े। सोमवार और मंगलवार को देश के बड़े हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस बारे में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली, मुंबई समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भी उत्तर पश्चिम भारत की तरफ रुख कर रही हैं। इस वजह से 15 अप्रैल से मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कई जगहों पर झमाझम बारिश की संभावना है। और ट्राई के नए नियमों के मुताबिक क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया है? नहीं तो जल्दी कीजिए और आवाज, कलर्स और MTV जैसे अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव कीजिए। आपको फिर बता दें कि आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।